वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। बीते सप्ताह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को में एक बैठक में थे। उनके साथ उनकी यूनाइटेड रशिया पार्टी के नेता थे। पुतिन ने वह कहा जो रूस का कोई नेता नहीं कहेगा। उन्होंने कहा कि रूस के पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइनें अभी भी लगी हैं। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में है और उसके राष्ट्रपति देश में ईंधन की कमी स्वीकार कर रहे हैं। जंग ने रूस का यह हाल कर दिया है। आप ये भी कह सकते हैं कि यूक्रेन की सैन्य रणनीति ने रूस को उस ईंधन का मोहताज बना दिया जिसे लेकर वो दुनिया पर राज करता था। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूक्रेन के पास कोई बड़ी सेना नहीं थी, फाइटर जेट नहीं थे, लेकिन यूक्रेन के पास ड्रोन थे। और 4 साल की इस जंग में यूक्रेन ड्रोन की ताकत बन गया। यूक्रेन ने अपनी ड्रोन की ताकत से रूस को वहां वहां मारा है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, यानी रूस के तेल उत्पादन को तबाह कर दिया और इसके साथ रूस की युद्ध मशीन रुक गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 25 जून को एक 40 दिन का सैन्य अभियान घोषित किया। लक्ष्य था कि रूस के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी रिफाइनरी, पाइपलाइन और तेल निर्यात टर्मिनल को निशाना बनाना। रूस के क्रेस्नोडार इलाके की स्लेवांस्क रिफाइनरी तबाह हो गई। ये जंग के मोर्चे से 300 किलोमीटर दूर है। यारोस्लावाल की एक और रिफाइनरी तबाह हुई जो यूक्रेन की सीमा से 700 किलोमीटर दूर थी। मॉस्को की रिफाइनरी भी 2027 तक बंद रह सकती है। इस जंग का असर कजाकिस्तान पर भी पड़ा, क्योंकि रूस के प्रोसेसिंग प्लांट को जो गैस मिलती है वो कजाकिस्तान से आती है। तो रूस की हालत क्या है? कम से कम 17 रूसी राज्यों में पेट्रोल और डीजल की खपत पर पाबंदियां लगी हैं। कई अन्य राज्यों में प्राइवेट फ्यूल कंपनीज ने सप्लाई काट दी है। लोग लाइनों में खड़े हैं, किसान परेशान हैं, फसल कटाई का मौसम है, ट्रैक्टर में डीजल नहीं है। पुतिन ने खुद कहा कि खेती को ईंधन मिलना चाहिए, नहीं तो फसल कैसे होगी। रूस इससे निपटने के लिए क्या कर रहा है? रोजनेफ्ट ने सुझाव दिया कि सभी कंपनियां अपना 30% कच्चा तेल रूस में ही रिफाइन करें। डीजल के निर्यात पर एक तरह से पाबंदी लगी हुई है। और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि रूस भारत से पेट्रोल खरीदने पर मजबूर है। ये जरा ध्यान से सुनिएगा। रूस, जो कि तेल निर्यातक संगठन ओपेक प्लस का सदस्य है, दुनिया के 5 शीर्ष तेल उत्पादक देशों में शामिल है, वो आज भारत से रिफाइंड पेट्रोल का आयात कर रहा है। भारत ने यूक्रेन की जंग के दौरान रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदा था, उसे रिफाइन किया और अब वही रिफाइंड प्रोडक्ट वापस रूस को बेचे जा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल की रिफाइनरी रूस की युद्ध जरूरतों को पूरा कर रही हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल होगा आपके दिमाग में। अमेरिका ने तो भारत को रूस से तेल खरीदने से रोक दिया है, भारत ने मान भी लिया है, लेकिन क्या भारत रूस को तेल बेच सकता है? अमेरिका ने इस तरफ नहीं सोचा होगा, मगर अब यह कूटनीतिक तनाव का नया मोर्चा बनेगा। इतिहास याद आता है, 1940 में मित्र देशों की सेना ने नाजी तेल रिफाइनरी उड़ा दी थी। इस अभियान का नाम था ऑपरेशन टाइडल वेव। 6 महीने बाद जर्मन के टैंक यानी पैंजर डिवीजन बगैर ईंधन के खड़े हो गए। युद्ध खत्म हो गया। यूक्रेन ने वही सबक पढ़ा है। 80 साल बाद क्या अब रूस और यूक्रेन की जंग खत्म होगी सिर्फ इस वजह से कि रूस के पास तेल नहीं है? अब देखते रहिए वाई फैक्टर। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध से पहले सोना आसमान पर था और तेल जमीन पर। जंग के बाद तेल टूटा और सोना भी गिरने लगा। तो वो कौन सी रस्सी थी जिससे दोनों एक साथ नीचे आ गए? सोना करीब करीब $4000 प्रति औंस के आसपास है। नवंबर 2026 के बाद ये सबसे कम स्तर है। इस साल की दूसरी तिमाही में सोना 14% गिरा है। ब्रेंट क्रूड जो $100 से ऊपर था, अब $70 के करीब है। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद कच्चे तेल की कीमत में सबसे बड़ी तिमाही गिरावट है। जून में अकेले 21% की गिरावट आई। चांदी भी तिमाही में करीब 22% गिरी है। दोनों की वजहें अलग अलग हैं। तेल की तबाही की कहानी बैरल्स की कहानी है। होर्मुज खुला, अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हुआ, जो तेल महीनों से बाजार में नहीं था वापस आने लगा। सऊदी अरब ने अपना ऑयल टर्मिनल शुरू कर दिया, कतर ने एलएनजी की लोडिंग शुरू की और मध्य पूर्व की सप्लाई 15 मिलियन बैरल पर डे पर वापस लौटने लगी। जब सप्लाई आती है तो कीमत गिरती है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होर्मुज के डर से जुड़ी हुई थी। सोने की गिरावट फेडरल रिजर्व की कहानी है। क्लीवलैंड फेड के मुखिया बेथ हैमक ने पिछले सप्ताह कहा कि महंगाई पिछले 5 साल में बहुत ऊंची है, हमें रेट्स बढ़ाने पड़ सकते हैं। और केविन वार, जो कि नए फेड चेयरमैन हैं, उन्होंने भी ताल मिलाई, इन्फ्लेशन इज टू हाई। अब स्टॉक इन्वेस्टर और कारोबारी अमेरिका में ब्याज दर में कमी की उम्मीद छोड़ चुके हैं, बल्कि ब्याज दर बढ़ने के कयास हैं। जब रेट्स बढ़ते हैं, डॉलर मजबूत होता है और गोल्ड, जो कि डॉलर में खरीदा जाता है, वो कमजोर पड़ता है। बाजार कह रहा है कि गोल्ड का डेथ क्रॉस आ गया है। ये एक टेक्निकल सिग्नल है जहां गोल्ड की 200 दिन की मूविंग एवरेज अब 50 दिन की मूविंग एवरेज से नीचे आ गई है और इसे ट्रेडर्स डेथ क्रॉस कहते हैं। ये संकेत देता है कि आगे गिरावट और हो सकती है। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? तेल की कीमतों में 21% की गिरावट भारत के लिए राहत है, क्योंकि भारत हर साल 12 से 14 लाख करोड़ रुपए तेल के आयात पर खर्च करता है। अब $70 के आसपास का तेल पिछली ऊंचाई से 46% नीचे है, यानी भारत का ऑयल इंपोर्ट बिल घटेगा।
करंट अकाउंट डेफिसिट सुधरेगा, रुपए को सहारा मिलना चाहिए पर मिल नहीं रहा है। सोने में 14% की गिरावट एक दूसरी कहानी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड उपभोक्ता है। जिन्होंने जनवरी में 5600 पर 5500 पर गोल्ड खरीदा था, आज उनका गोल्ड $4000 प्रति औंस पर है। करीब करीब $1000 12 से $1500 के आसपास की चोट है। ETF वाले भी घाव सहला रहे हैं। 2013 को याद किया जा सकता है, जब अमेरिका में टैपर टेंट्रम हुआ था। फेड के मुखिया बेन बर्नांकी ने कहा था कि ब्याज दर बढ़ सकती है। गोल्ड उस साल भी करीब 14% गिरा था। इतिहास वापस लौटता है, मगर वैसे नहीं जैसे हम सोचते हैं। जून के महीने के अंत में क्रिप्टो बाजार में बड़ी उथल पुथल हुई। बिटकॉइन $60,000 से नीचे $97,000 से $98,000 के बीच आ गया। ये 652 दिनों का सबसे निचला स्तर है, यानी 21 महीनों में सबसे कम। जून के महीने में बिटकॉइन करीब 20% गिरा, यानी जो लोग बिटकॉइन के सबसे बड़े समर्थक थे वे अब बेच रहे हैं। अमेरिका के बिटकॉइन ETF, जिन्होंने बड़ा पैसा बिटकॉइन में लगाया था, अब वो बिकवाली पर हैं। जून 2026 में इन्हीं ETF ने करीब $4.51 बिलियन की बिकवाली की। यह क्रिप्टो ETF के जन्म के बाद सबसे बड़ा मासिक आउटफ्लो था। सिटी ग्रुप ने बीते साल बिटकॉइन को 1,12,000 का टारगेट दिया था, उसे घटाकर 82,000 कर दिया है, लगभग $30,000 नीचे। यह बिटकॉइन के लिए बुरी खबर है, लेकिन एक कहानी और चल रही है चुपचाप, उसे समझिए। बिटकॉइन के बाजार में वेल्स लौटने लगे हैं। बिटकॉइन की दुनिया में वेल उनको कहते हैं, उन निजी निवेशकों को कहते हैं जिनके पास हजारों बिटकॉइन है, और वो जब बाजार में बिटकॉइन खरीदते या बेचते हैं तो बाजार हिलता है। क्रिप्टो क्वांट के ताजा आंकड़े बताते हैं कि बीते 2 हफ्तों में वेल्स ने 2.7 लाख बिटकॉइन खरीदे हैं चुपचाप। यानी जब ETF बेच रहे थे, छोटे निवेशक डरे हुए थे, तब पुराने जो तपे हुए निवेशक यानी वेल्स हैं, वो बिटकॉइन खरीद रहे थे। और फिर इसके बाद एक पल आया। 1 जुलाई को केविन वार्श ने ECB फोरम में कहा, महंगाई बढ़ रही है और सख्ती की जाएगी, पर ब्याज दरों को लेकर उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा। बाजार ने राहत की सांस ली। बाजार को लगा कि ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी और बिटकॉइन 60,000 से ऊपर निकल गया। ये पहले हो चुका है। मार्च 2020 में कोविड क्रैश का वक्त था, बिटकॉइन 3800 तक गिरा। रिटेल घबराई, कई लोगों ने बिटकॉइन की मृत्यु की घोषणा कर दी। वेल्स ने उस दौरान खरीदारी की। 1 साल बाद बिटकॉइन $60,000 पर था। नवंबर 2022 में जब गिरावट आई, बिटकॉइन $16,000 के आसपास था। ETF निकले, वेल्स ने खरीदा, और 1 साल बाद बिटकॉइन 44,000 पर और 2 साल बाद 1 लाख के पार हो गया। लेकिन इस बार एक फर्क है, फेडरल रिजर्व वाला खतरा असली है। अगर अक्टूबर में ब्याज दर बढ़ी तो बिटकॉइन $50,000 तक टूट सकता है। मगर लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप क्रिप्टो के हिमायती हैं और ब्याज दरों में बढ़त के विरोधी हैं, यानी वेल्स सही खरीद कर रहे हैं। अभी तक बिटकॉइन की गिरावट में इतिहास से बताता है कि हर बार वेल्स यानी बड़े निवेशक सही निकले हैं, लेकिन इतिहास कोई गारंटी नहीं देता। इसलिए खबर के पीछे का सच समझिए और वाई फैक्टर को फॉलो कीजिए।